गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ जो आपके केमिस्ट्री में डाउट्स आते हैं उन्हें भी सॉल्व करा जाएगा। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे सॉल्व करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जिस पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज, ये मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 2 सॉल्युबिलिटी। गाइज, सबसे पहले हमें समझना होगा सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उसे कहते हैं कि उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिलास लीजिए, उसके अंदर आप वाटर डालिए, उसके अंदर आपने 10 ग्राम चीनी डाल दीजिए और उसमें से मान लीजिए कि 9.5 ग्राम जो है चीनी डिसॉल्व हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी हुई है, 9.5 ग्राम। ओके गाइस, क्योंकि वो 9.5 ग्राम ही डिसॉल्व हुई है। अब सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे गाइस। ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। गाइज, यहाँ पर जो हमारा सॉलिड होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। हम देखेंगे जो सॉलिड सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर। ओके गाइज, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट हमारे क्या हो गया गाइस, वाटर, H2O। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो वहां पर पोलैरिटी आ जाएगी। और जहां पर पोलैरिटी आ जाएगी वो हमारा पोलर सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं गाइस, तो उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। तो गाइस, हम जनरली कह सकते हैं, in general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two, or we may say like dissolves like। मतलब like dissolves like का मतलब ये है कि पोलर पोलर में करेगा, नॉन पोलर में करेगा। गाइस, अब समझते हैं कुछ टर्म्स। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके गाइस, सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. Guys, मान लीजिए हमने एक सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट डाला। जब हमने सॉल्यूट डाला है सॉलिड, तो वो डिसॉल्व करने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर। जब वो डिसॉल्व करने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी सॉल्यूशन के अंदर। और जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूट जो है उसकी वो सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं हम डिसॉल्यूशन। कितना सॉल्युबल है सॉल्यूट, उसको बोलते हैं हम डिसॉल्यूशन। ओके गाइस, अब समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइस, अब समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड with the solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. तो गाइज, इसका मतलब ये है, जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर गए वो कोलाइड करते हैं उन सॉल्यूट पार्टिकल के साथ जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं करें। इन दोनों सॉल्यूट पार्टिकल के कोलिजन के दौरान जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर है वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइस, हम ये बोल सकते हैं डिसॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो गया है सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूशन से बाहर जाए। तो गाइस, एक ऐसा टाइम आता है और एक ऐसा रेट आता है जिस रेट से डिसॉल्यूशन होता है उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन हो, तो उसको बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब गाइस
जिस रेट से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है उसी रेट से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के बाहर आए तो उसको बोलेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर हमारे सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं करते, क्योंकि एक रेट आ चुका है उनके बीच में कि जिस रेट से सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर जाना है उसी रेट से सॉल्यूशन के बाहर आना है। तो वहां पे जब रेट हमारा चेंज होगा नहीं तो सॉल्यूट पार्टिकल हमारे कांस्टेंट हो गए ना, कांस्टेंट अंदर जाएंगे कांस्टेंट बाहर आएंगे, तो वहां पर अनसर्टेनिटी आएगी ही नहीं। इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल जितने डिसॉल्व होने थे वो हो गए हैं, अब उससे ज्यादा और होंगे नहीं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसी को कहते हैं। आप समझते हैं किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ना करे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी आता है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा इस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है गाइस? इफ डेल एच को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉलर देन 0, मतलब डेल एच नेगेटिव, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में गाइस हीट निकलती है। इन दिस केस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आपने गाइस क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में आपने जरूर ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब अगर मान लीजिए डेल एच यहाँ पर स्मॉलर देन नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक होता है तो हीट निकलती है और मैं टेम्परेचर भी दे रहा हूँ। जब हीट पहले ही निकल रही है और मैं टेम्परेचर और दे रहा हूँ, जो मेरे सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होंगे फिर वो भी निकल जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी गाइस। अब पढ़ते हैं इसके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि उसको हीट चाहिए होती है। इन दिस केस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। गाइज जब हमारा एंडोथर्मिक होता है तो एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होती है और हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है गाइज, इसको माइंड में रखिएगा आप दोनों बातों को। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि जब हमारा सॉलिड पार्टिकल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by changes in pressure। Guys जो हमारे सॉलिड की जो हमारे सॉल्युबिलिटी होगी सॉलिड की लिक्विड के अंदर, उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अभी हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, अब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। गाइस गैस यहाँ पर हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा। तो पहला हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसका क्या था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर में होगी। ओके गाइस, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गाइस इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे गाइस तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। अब कैसे आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए गाइस हमारे पास ये दो हैं, ए और बी। एक कंटेनर है, उसके अंदर ये जो लगी हुई पिस्टन है हमारी, और ये जो हमारी गैस है ये हमारा गैस है और नीचे हमारा सॉल्यूशन है, और हमने यहाँ पर इसको भर दिया W1। गाइस यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, जिस रेट से गैस पार्टिकल इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं उसी रेट से जो गैस के पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर वो बाहर आ रहे हैं। ओके गाइस, तो एक इक्विलिब्रियम आ गया है, और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता ही है। जिस रेट से जाना गैस पार्टिकल का सॉल्यूशन के अंदर उसी रेट से सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आना, ये इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है गाइस। अब चलते हैं बी की तरफ। बी कंटेनर में हमने क्या करा,
यहाँ पर हमने वेट बढ़ा दिए। जब हमने वेट बढ़ा दिए पिस्टन नीचे चले जाएगा। जब पिस्टन नीचे आ गया तो जो हमारे वेपर फेज के अंदर, ये हमारा वेपर फेज है गाइस, ये हमारा वेपर फेज है, ये हमारा सॉल्यूशन फेज है। वेपर फेज के अंदर जो हमारे गैस के पार्टिकल थे वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर? जब उनपे प्रेशर लगेगा, वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया तो वो नीचे चले जाएंगे, सॉल्यूशन की सरफेस को पेनिट्रेट करके सॉल्यूशन के अंदर घुस जाएंगे। जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तो गाइस सिंपल सी बात है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर गैस के जो गैस के जो पार्टिकल होंगे वो बढ़ जाएंगे जब तक न्यू इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। और मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम क्या, जिस रेट से वेपर फेज के गैस पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे उसी रेट से सॉल्यूशन के गैस पार्टिकल वेपर फेज में आएंगे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वही इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबलाइज होगा वेट बढ़ाने के बाद। पर उस इक्विलिब्रियम के आने से पहले कुछ गैस पार्टिकल्स होंगे जो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके गाइज, तो आई होप तुम्हारे समझ में आया हो गाइज। ठीक है, अब समझते हैं हेनरीज लॉ, जो कि बहुत जरूरी है गाइस। हेनरीज लॉ, इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। हेनरीज लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर तुम गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। बट जो कॉमनली यूज करी जाती है ना स्टेटमेंट हेनरीज लॉ की, वो नीचे है, और ये वाली इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेबर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब गाइस, जितना ज्यादा वेपर फेज के अंदर गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा वो डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको इस लैंग्वेज में समझते हैं। वेपर फेज है, उसमें हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा। जब हमने प्रेशर अप्लाई करा तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और जब गैस के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो उनके मोल भी बढ़ जाएगा गैस का सॉल्यूशन के अंदर। जब गैस के मोल बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर तो गाइस मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन हमारा कैसे बढ़ रहा है? प्रेशर के बढ़ाने से। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो वेपर फेज के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, जितना पार्शियल प्रेशर हमारा वेपर फेज के अंदर होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा हमारा गैस का सॉल्यूशन के अंदर। वो कैसे होगा गाइस? जब उस पर हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो गैस हमारे सॉल्यूशन के अंदर जाएगी। जब गैस हमारे सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो जाता, तब तक गैस के पार्टिकल बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए गैस के सॉल्यूशन के अंदर, और जिससे हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। और इसको P इजिकल्स टू KH साइज से फॉर्मूला होता है। P इजिकल्स टू KH साइज का फॉर्मूला होता है। KH हमारे क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। साई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसके क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए गाइस। अब आगे चलते हैं। अब हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन है गाइस और कुछ एप्लीकेशन है, इनको आप देख लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। Henry's law is applicable only when the pressure of the gas is not too high and temperature is not too low। ठीक है, प्रेशर जो है गैस का वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। जो हमारी गैस है वो केमिकल चेंज में नहीं जानी चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारी गैस ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, ना ही डिसोसिएट होना चाहिए, ना ही करीब आना चाहिए, ना ही टूटनी चाहिए। अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ अब ये देखते हैं गाइस। इसका क्या होता है? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप जब भी गाइस शीशी की कोल्ड ड्रिंक देखेंगे, आप शीशी कोल्ड ड्रिंक एकदम ढकना खुलता है तो कुछ व्हाइट व्हाइट सा धुआं निकलता है। वो जो धुआं निकलता है ना गाइस, वो CO2 होता है। और यही एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। दूसरा, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ओके गाइस, और ये लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए। एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड मेक देम अनएबल टू थिंक क्लियरली विच आर सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपकी मर्जी देख लीजिए। एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
With rise in temperature, the solubility generally decreases because gas is expelled. गैस की सॉल्युबिलिटी जब वो लिक्विड के अंदर होगी और उसके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि जो गैस होगी वो एक्सपेल्ड कर जाएगी। सिंपल सा फंडा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर गैस पार्टिकल है वो वेपर फेज में जाने लगेंगे, जिससे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन गाइस, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4 है। ओके गाइस, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ना केमिस्ट्री में सबसे आसान ये होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या गिवन है वो लिखो और क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, उसके फॉर्मूला आप रफली माइंड में सोचे, फिर आप लिख लो पेपर पे। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 bar. Guys, यहाँ पर पहली बात तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया, मतलब जो हमने हेनरीज लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी P = KH psi वो लगेगी, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर हमें प्रेशर भी दे रखा है, KH भी दे रखा है। तो पहले हम साइन निकालेंगे गाइस, सिंपल सा फंडा है। हमने साइन निकाला P/KH करके, जो कि हमारा 1.29 × 10⁻⁻5 आ गया। अब इन्होंने ये कहा है, क्या फाइंड करने के लिए कहा है गाइस इन्होंने, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 के कितने मिलीमोल्स होंगे ये बताओ तुम, जो कि डिसॉल्व होंगे 1 liter ऑफ वाटर के अंदर। गाइस मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पर मिलीमोल फाइंड करना है, तो 2 वक्त के लिए मान लेते हैं अभी हमें मोल फाइंड करना है। और यहाँ पर हमारे पास ये साई है, इसको मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं हम। तो अब देखते हैं गाइस। एज 1 liter ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल ऑफ इट, देयरफॉर इफ N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। गाइस 1 liter ऑफ वाटर के अंदर वाटर के 55.5 मोल होते हैं और हम N मान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को। जैसे कि मुझे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है N2 का, तो उसको मैं N2 का करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा। ओके गाइज, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, और H2O के जो मोल्स है 1 liter के अंदर कितने 55.5। अगर आपको समझ में नहीं आया कहां से आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसको आपको मैं बता दूंगा गाइज। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि N हमारा डिनोमिनेटर में, N इन डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड एज इट एज। गाइज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th में कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो तो हम छोटे वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया नीचे N को, और नेग्लेक्ट कर दिया N को तो 55.5 बचा। हमने ये साई निकाल लिया था 1.29 × 10⁻⁻5, इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। तो यहाँ से गाइज हमारा N आ गया, N आ गया 7.16 × 10⁻⁻5 मोल। अब इसको मिली मोल करना है तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, जब हमें मोल को मिली मोल में करना है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना आपका ये आंसर आ जाएगा। और जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, तो वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। स्पेस बिल्कुल नहीं है, सब स्मॉल में लिखा हुआ है गाइस, khanclasses7@gmail.com। तो जितना हो सके आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिए ताकि मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूं। यह मेरा आपसे वादा है, और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। शेयर करिए गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।